हेलो स्टूडेंट, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के टेस्ट पेपर लाइव पे। आज हम आप लोगों के लिए एक क्लास लेके आए हैं जिसके अंदर हम बताएंगे एएनएम के एग्जाम के बारे में और एएनएम के बारे में, यानी कि उसकी जो तैयारी करते हैं वो हमें कैसे करनी होती है। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू स्टडी फॉर एएनएम एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एएनएम होता क्या है। देखो, सब जितने भी हमारे पैरामेडिकल और मेडिकल के जो कोर्सेज होते हैं उसमें हमारे बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, जिसमें हमारा एएनएम, जीएनएम और हमारा जो होता है बीएससी नर्सिंग होता है। हर एक इंसान का सपना होता है कि वो अपने +2 के बाद डॉक्टर जो है डॉक्टर बन सके, यानी कि मेडिकल जो है वो ज्वाइन कर सके। लेकिन क्या होता है कि कई बार हम डॉक्टर तो नहीं बन पाते हैं, लेकिन हमें क्या होता है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है मेडिकल कोर्स में जाने की। तो उनमें से हमारा एक जो कोर्स होता है वो होता है हमारा एएनएम का कोर्स। तो एएनएम होता क्या है, एएनएम को हम क्या बोलते हैं? एएनएम जो होता है ये हमारा होता है ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ। तो जो हमारा ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ होता है, ये जो होता है ये हमारा एक सहायक नर्स होता है, जिसके अंदर क्या होता है, उस नर्स को डॉक्टर की हेल्प के लिए रखा जाता है। और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमें क्या करने होते हैं, हॉस्पिटल के अंदर हमें दिए जाते हैं, जैसे कि पेशेंट का देखभाल करना, पेशेंट को मेडिकेशन देना, पेशेंट को इंजेक्शंस वगैरह लगाना और पेशेंट को टाइम टू टाइम क्या करवाना, वॉक करवाना। तो एएनएम का जो हमारा काम होता है वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है एक पेशेंट के लिए, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं हमारे एएनएम की, कि जो एएनएम का कोर्स होता है वो कितने साल का होता है, तो जो एएनएम का कोर्स होता है ये होता है आपका 2 ईयर का, ठीक है। यानी कि जो टोटल ड्यूरेशन रहेगी एएनएम के कोर्स की, वो रहने वाली है आपकी 2 ईयर्स की। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 2 साल का ही कोर्स होता है। इसके 2 साल के कोर्स करने के बाद जब आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद आपको 6 मंथ की इंटर्नशिप भी करनी होती है, ठीक है। तो ये था किसके बारे में, ये था हमारे एएनएम के कोर्स के बारे में कि वो कितने साल का होता है। अब हर एक स्टूडेंट का एक क्वेश्चन होता है कि हमारे पास आर्ट है या मैं मेडिकल स्टूडेंट हूं, तो हम लोग एएनएम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो जो एक मेडिकल स्टूडेंट होता है वो बीएससी नर्सिंग भी कर सकता है, वो पीएमटी की तैयारी भी कर सकता है, यानी कि आपके नीट पीजी की भी तैयारी कर सकता है। लेकिन जो अगर एक स्टूडेंट है जो आर्ट स्टूडेंट है, उनके पास कौन सी अपॉर्चुनिटी होती है मेडिकल लाइन में जाने की, तो उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है एएनएम और जीएनएम की। बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहां पे सिर्फ आर्ट्स के स्टूडेंट ही क्या कर सकते हैं, आर्ट के स्टूडेंट को भी लिया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहां पे सिर्फ +2 में जिसके पास मेडिकल साइंस होती है उन्हीं को जो है एएनएम के लिए भर्ती किया जाता है। ये डिपेंड करता है एरिया के ऊपर कि आप किस एरिया में जो है प्रेफरेंस है उस चीज की एएनएम के लिए, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफली जो एएनएम का कोर्स होता है वो आपका +2 में आर्ट के बेस पे ही हो जाता है। तो आपके जो परसेंटेज रहने वाली है किसके अंदर, एएनएम के एग्जाम के अंदर, उसके अंदर आपकी जो परसेंटेज रहेगी वो रहेगी लगभग 40 to 50%। यानी कि आपके जो 12th में जो आपकी परसेंटेज है वो आपकी 40 से लेके 50% आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। कहीं कहीं किसी किसी कॉलेज के अंदर 40% मार्क्स भी चल जाते हैं और किसी किसी कॉलेज के अंदर 50% मार्क्स जो है वहां पे जरूरत पड़ती है। तो ये चीज है हमारी किसके बारे में, एएनएम के कोर्स के बारे में, कि हमारे जो परसेंटेज है वो कितनी हमें चाहिए होती है। तो आपको +2 के बेस पे आपकी जो परसेंटेज रहने वाली है वो लगभग 40 to 50% जो है आपकी होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, जिसके अंदर हमने बात की कि जो है +2 पास होना चाहिए। जो भी एएनएम के लिए भर्ती होने वाला है, जो एएनएम के लिए एडमिशन लेने वाला है, उसके जो क्वालिफिकेशन है वो 12th यानी कि +2 पास होना चाहिए। और 12th पास के साथ साथ उसके जो एग्जाम के जो मार्क्स रहने वाले वो 40 to 50% जो है रहने होने। एएनएम का कोर्स कहाँ से करें, ये चॉइस होती है कि जो एएनएम का कोर्स होता है ये डिपेंड करता है एक पर्सन की सिचुएशन के ऊपर, उसके फाइनेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है। अगर कोई पर्सन है जिसका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है तो वो प्राइवेट कॉलेज से भी एएनएम का कोर्स कर सकता है, या फिर गवर्नमेंट कॉलेज का भी हमारे पास ऑप्शन होता है एएनएम का कोर्स करने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट कॉलेज के लिए हमें एंट्रेंस देने की जरूरत पड़ती है। लेकिन किसी किसी संस्था के अंदर या किसी किसी मेडिकल कॉलेजेस के अंदर क्या होता है कि जो आपका एएनएम का कोर्स होता है वो एंट्रेंस एग्जाम के बिहाफ पे नहीं, वो आपके +2 के नंबर्स यानी कि मेरिट लिस्ट यानी कि मेरिट के बेस के ऊपर जो है वो एग्जाम जो है ले सकते हैं, या फिर एडमिशन जो है वो आपके एग्जाम के बेस पे यानी कि आपकी मेरिट लिस्ट के हिसाब से भी एडमिशन करवा सकते हैं। तो एएनएम का कोर्स जहां से भी करें, या तो आप गवर्नमेंट से भी कर सकते हैं या फिर आप प्राइवेट सेक्टर से भी कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर से अगर आप करोगे तो लगभग 60,000 से लेके 1 लाख तक का क्या रहेगा उसका पैकेज रहने वाला, यानी कि 1 साल की जो फीस रहने वाली है आपकी एएनएम की वो लगभग 60,000 से 1 लाख तक रहेगी। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज को प्रेफरेंस देते हो, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए प्रिपेयर करते हो आपके एग्जाम के लिए, तो वहां पे आपकी जो फीस रहने वाली है वो लगभग 8 से लेके 10,000 तक जो है वो फीस रह सकती है 1 ईयर की, ठीक है। तो ये देखना है कि सर्कमस्टेंसेस क्या है, कैसा स्टेटस है, उसके हिसाब से हम एडमिशन ले सकते हैं एएनएम के कोर्स के अंदर। देन उसके बाद बात करते हैं एडमिशन कैसे
कैसे मिलेगी? एडमिशन जो होता है वो आपका मैंने आपको बता दिया है कि जो एडमिशन मिलेगी आपको वो मिलेगी आपके या तो मेरिट लिस्ट के मार्क्स के हिसाब से मिलेगी, मेरिट बेस पे मिलेगी, या फिर आपके एंट्रेंस एग्जाम के बिहाफ पे मिलेगी। वो डिपेंड करेगा कि वो कॉलेज जो है वो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है एडमिशन से रिलेटेड। उसके बाद हम बात करते हैं एएनएम का कैरियर का स्कोप क्या है। देखो एएनएम का कैरियर का स्कोप जो है, जब भी आप किसी हॉस्पिटल में एंटर करते हो तो आप देखते हो कि डॉक्टर से ज्यादा जो है नर्सिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो स्कोप तो इसका बहुत ज्यादा है। और नाउ डेज जो मेडिकल का स्कोप इतना तेजी से बढ़ रहा है हमारे इंडिया के अंदर, तो उससे तो पता चलता है कि एएनएम का स्कोप जो है वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि सीएससी ले लो, पीएससी ले लो, हमारे जितने भी विलेज लेवल पे जितने भी हमारे सब सेंटर्स बने होते हैं, सारे के सारे हर जगह पे हमें एएनएम की जरूरत पड़ती है, तो स्कोप तो इसका बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है, देन उसके बाद बात करते हैं हमारा एएनएम का कोर्स कौन कर सकता है। तो एएनएम का जो कोर्स होता है वो मेल भी कर सकता है, जो एएनएम का कोर्स होगा वो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए होता है। लेकिन जो जीएनएम का कोर्स होता है, जो बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स होता है, जो कि आपकी +2 के बिहाफ पे होता है, जिनके पास मेडिकल साइंस होती है, उनका जो रहने वाला है उसको जो है मेल पर्सन भी कर सकता है वो, और फीमेल भी कर सकती है। लेकिन जो आपका एएनएम का कोर्स होता है वो सिर्फ एक फीमेल कैंडिडेट के लिए ही अवेलेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कोर्स की फीस कितनी होती है। कोर्स की फीस के बारे में हमने बात की है कि प्राइवेट कॉलेजेस जो है वो थोड़ा सा हाई डिमांड रखते हैं फीस का, लगभग 60,000 से 1 लाख पर ईयर रहे पैकेज जो है वो रहने वाला है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से ये कोर्स करते हो तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपको लगभग 8 से 10 हजार के अप्रॉक्स जो है पर ईयर का जो है वो फीस जो है वो रहने वाली है। ठीक है, तो एएनएम की सैलरी कितनी होगी, अब ये सारी बात हम कर चुके हैं कि स्कोप क्या है, उसकी एएनएम की फीस कितनी रहने वाली है। इन सब के बाद अगर एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि ठीक है अब हमने एएनएम का कोर्स कर लिया है तो हमारी सैलरी जो है, अगर हम कहीं पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं एएनएम के या फिर हम प्राइवेट एम्प्लॉय होते हैं, तो हमारी जो फीस स्ट्रक्चर है वो कितनी रहने वाली है। तो जो एएनएम की जो फीस स्ट्रक्चर होती है वो डिपेंड करता है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे हो या आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे हो। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे हो तो वहां पे लगभग 10 से 12 हजार जो है इनिशियल फेज होता है किसका, आपकी सैलरी का। बाद में क्या होता है, बाद में जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाता है उसके साथ साथ सैलरी का भी इंक्रीमेंट होता रहता है। लेकिन अगर हम प्राइवेट की बात करते हैं तो प्राइवेट के अंदर लगभग 25 से 30 हजार जो है सैलरी पैकेज रहने वाला है हमारे एएनएम का। चलो ये तो बात थी कि एएनएम का कोर्स हम करें क्यों, कैसे करें, और हमारा जो है क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, हमारी सैलरी पैकेज क्या होगी, स्कोप क्या है, इसका कौन फीमेल कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं, ये हम बात कर चुके हैं सारी की सारी। अब हम बात करते हैं किसकी, हमारे कि हम पढ़े कैसे, हम स्टडी कैसे करें। तो एएनएम के जब भी हम बात करते हैं स्टडी के लिए कि हमें एएनएम के बाद, जैसे मान लो अगर एक पर्सन है उसने क्या किया, एएनएम का कोर्स कर लिया, अब उसको क्या करनी है, स्टडी करनी है किसके लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। क्योंकि जो पर्पज है हमारा वो तो लास्ट हमारा पर्पज यही है कि हमें क्या चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में इतनी सैलरी पैकेज इसके अंदर नहीं होता है। तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने के लिए हमें स्टडी भी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। क्योंकि अभी ये ऐसा दौर चल रहा है जहाँ पे कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा है, चाहे वो छोटे लेवल पे ले लो या फिर वो आप एमबीबीएस लेवल पे ले लो या फिर आप बिल्कुल एएनएम लेवल से ले लो। ठीक है, तो जो कंपटीशन के हिसाब से हमें क्या करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी, डीप स्टडी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्टडी की, तो स्टडी के लिए हम आप लोगों के लिए लाइव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि 1 बजे हमारी दोपहर को 1 बजे डेली लाइव क्लासेस होती है। हमारे जितने भी हमारे एएनएम के सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होते हैं वो हम डेली करवाते हैं। सीधे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हम डेली ले रहे हैं। सबसे ज्यादा जो जितना जिस सब्जेक्ट का सबसे ज्यादा वेटेज होता है उससे रिलेटेड हम जो है एमसीक्यू करवा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप लोगों को उसकी मिल सके और आप जो है एएनएम के बाद आप क्या कर सको, एक बेहतरीन तैयारी कर सको अपने अपने एग्जाम के लिए, चाहे वो डीएसएसबी से रिलेटेड है या वो यूपी SSSC से रिलेटेड जो है एग्जाम होगा। तो उसके लिए हम बहुत ही अच्छी तैयारी करवा रहे हैं आप लोगों की, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ हम पढ़ाई करवा रहे हैं, बहुत डीपली हम लोग पढ़ा रहे हैं। एएनएम के लिए कोई भी इतने ज्यादा एफर्ट जो है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि कोई एएनएम के लिए इतने ज्यादा एफर्ट करता है, लेकिन हम लोग एएनएम के लिए हम बहुत ही ज्यादा डीप स्टडी और बहुत ही अच्छा कंटेंट के साथ हम उस चीज की क्लासेस ले रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को डेली लाइव क्लास जो है हमारी वो अटेंड करनी है। चलो ये तो थी हमारे कोर्स से रिलेटेड बात और आपकी जो जानकारी के लिए मैंने बताया। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, कि हमने पढ़ाई कैसे करनी है। अब जैसे मान लो आप लोग डेली लाइव क्लासेस भी ले रहे
रहे हो, नोट्स भी बना रहे हो, तो सबसे पहला जो मेथड होता है स्टडी का ये होता है कि अपने जो नोट्स है वो अपने हैंड रिटन में बनाओ। जितने अच्छे नोट्स आप अपने हैंड रिटन से बनाओगे, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बोलते हैं कि मैम पीडीएफ चाहिए, लेकिन पीडीएफ जो होती है वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती जितने कि आपके हैंड रिटन नोट्स होते हैं। तो सबसे पहले कोशिश करो कि जो भी टीचर सामने पढ़ा रहा है आपको उसके क्या करने हैं, अपने हैंड रिटन्स बनाने हैं, यानी कि अपने नोट्स अपनी ही लैंग्वेज में और अपने ही हाथ से क्या करने हैं, बनाने हैं। अब आपके पास क्या हो गया, आपके पास एक वैलिड कंटेंट हो गया, और जैसे ही आपके पास वो वैलिड कंटेंट आया, आपको पता चल गया कि ये मेरे पास कंटेंट है, इतना कंटेंट है और ये मैंने तैयारी करनी है अपने एग्जाम की, तो उस कंटेंट को आपको क्या करना है, उस कंटेंट की आपको डेली रिवीजन करनी है। डेली रिवीजन आप कितनी बार रिवीजन करोगे? बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मैम हम तो पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। देखो, भूलना एक नेचुरल प्रोसेस है, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई भी टीचर है, भूलना एक नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। कोई भी चीज जो है वो बहुत लंबे टाइम तक या तो तब याद रह सकती है कि वो बार बार सामने आती रहे, या फिर वो तब याद रह सकती है जब हमने उस चीज को किसी के साथ लिंक करके पढ़ा हो। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। मेक योर ओन क्लास नोट्स, अपने हाथों से अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, क्योंकि जब आप अपने हाथों से जो चीज लिखोगे तो एक बार तो वो माइंड को स्ट्राइक करेगी कि मैं क्या लिख रहा हूं, ठीक है। क्योंकि पीडीएफ में क्या होता है, पीडीएफ में आप जस्ट थोरो जाते हो, उसको पढ़ते हो, उतना वो माइंड को स्ट्राइक नहीं करता जितना आपके हैंड रिटन जो है वो माइंड को स्ट्राइक करते हैं। तो जो फर्स्ट रिवीजन होती है, एक फर्स्ट रिवीजन तो तभी हो जाती है जब आप उसको लिख रहे होते हो। दूसरी रिवीजन कब होती है? दूसरी रिवीजन होती है जब आप उसको सुन रहे हो, यानी कि सुन के जो लिख रहे हो, देख के जो लिख रहे हो, वहां पे आपकी फर्स्ट और सेकंड रिवीजन तो तभी हो जाती है। देन उसके बाद आपने नोट्स वगैरह जो है अपने सारे के सारे प्रिपेयर कर लिए। अब आपने क्या किया, आपने उस कंटेंट को एक बार पढ़ा, जैसे ही क्लास खत्म होती है और जैसे ही आपको टाइम मिलता है, आपको उस नोट्स को क्या करना है, पढ़ना है, दोबारा से उसको रीड आउट करना है। और जैसे ही आपने उसको दोबारा से रीड आउट किया, फिर आपको क्या करना है, आपको उसको लिख के देखना है, कॉपी बंद करके। आप जब उसको लिख के देखोगे तो जो जो चीजें आप बिना देखे लिख के देख रहे हो ना, यानी कि जितना आपने लिखा है वो आपके शॉर्ट नोट्स में आता है, यानी कि वही चीजें आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहने वाली है जितना आपने उसको याद करके लिखा है, बिना देखे उसको लिखा है। तो हर एक टॉपिक का, जब भी आप किसी भी कंटेंट को पढ़ते हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, हमेशा उस सब्जेक्ट को क्या करना है, बंद करके, उस टॉपिक को बंद करके अपने आप क्या करना है, उसको याद कर करके उसको लिख के देखना है। तभी आपको रिमाइंड होगा कि अच्छा आपको इतनी नॉलेज है और आपको जो है वो चीज समझ में आ चुकी है, ठीक है। तो उसको रिवीजन करना है, एक बार रिवीजन नहीं करना। जब भी आपको लगता है कि आपके पास टाइम है, वापिस से रिवीजन करने का एक सबसे अच्छा मेथड ये होता है कि जब भी आप उस चीज को रिवीजन करने के लिए बैठ रहे हो तो आप स्टार्टिंग से उस चीज को रिवाइज करना स्टार्ट करो। ये नहीं है कि ठीक है 4 पेज जो है वो पीछे छूट गए तो अब मैं 5th पेज से शुरू कर लेती हूँ या 6 से कर लेती हूँ। नेवर, कभी भी हमें ऐसा नहीं करना है। हमें जब भी रिवीजन करनी है, हमें क्या करना है, स्टार्टिंग पेज से क्या करना है, फर्स्ट पेज से हमें स्टार्ट करना है दोबारा से रिवीजन करना। एक बार क्या करेगा, एक बार टाइम लगेगा उस चीज को बार बार, जब जैसे ही आप बार बार उसको, जब फर्स्ट टाइम जब आप उसको रिवाइज करोगे तो 1 घंटा लग सकता है, 2 घंटे लग सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बार बार उसको रिपीट करते रहोगे ना, वही चीज जो आपको फर्स्ट टाइम पे 2 घंटे लगा रही थी, अब वो चीज आपको 5 मिनट में वो चीज क्या हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगी। लेकिन ये रिवीजन का सबसे अच्छा मेथड होता है और आपकी स्टडी के लिए भी सबसे जो बेस्ट मेथड होता है। देन उसके बाद मैंने बताया कि जैसे ही आपके क्लास नोट्स रेडी हो गए, अब शॉर्ट नोट्स भी है जो आपके बन चुके हैं। अब जैसे ही वो शॉर्ट नोट्स बने हैं, आपको क्या करना है, उसमें से अपने डाउट्स जो हैं वो देखने हैं, ठीक है। डाउट्स के अंदर अगर बात करते हैं, तो मार्क करने हैं अपने डाउट्स को कि हमारा जो डाउट्स है वो कहाँ पे है। यानी कि आपने वो जो है पढ़ाई करके देख लिया, आपने देख लिया कि अच्छा मेरे को ये चीजें याद है। अब आप कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे क्या करोगे, भूल जाओगे, या फिर आपको ऐसे लगेगा कि शायद मुझे इस पॉइंट पे ये चीज समझ नहीं आई है। तो आपको अपने डाउट्स को क्या करना है, वहीं की वहीं मार्क करना है कि मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है, ठीक है। फिर वापिस से आप क्या कर सकते हो, वापिस से आप उस नोट्स को देख सकते हो या उस वीडियो को देख सकते हो कि आपके जो डाउट्स था वो कहाँ पे था। या आप एक साइड में क्या कर लो, एक साइड में अपने डाउट्स लिखते जाओ कि ये मेरे डाउट्स हैं, और आपको उसको, उन डाउट्स को और ज्यादा टाइम देना है। जितना आप रिवीजन को टाइम दे रहे हो उससे ज्यादा टाइम जो है वो आपको डाउट्स पे देना है, क्योंकि डाउट्स जो होते हैं, अगर एक बार हमें पता चल गया कि ये चीज मैं भूल रही हूँ तो शायद वो बात दोबारा भी रिमेंबर ना हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बार बार रिवीजन करनी है और अपने डाउट्स को क्या कर लेना, मार्क कर लेना है कि मेरी जो ये चीज जो है वीक है, जो सबसे वीक पॉइंट होगा ना आपका, उस पॉइंट पे आपको सबसे ज्यादा जो है काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि हमें पता चल गया कि हमने नोट्स बना लिए, शॉर्ट नोट्स बना लिए, डाउट्स हमें पता चल गया। अब हमारा जो मटेरियल था, जो कंटेंट था, वो हमारा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, यानी कि हमारी जो थ्योरी है वो हमारी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, ठीक है। अब थ्योरी स्ट्रॉन्ग करने के बाद हमें क्या करना है, जितने भी हमारे प्रीवियस पेपर है, जिस भी एग्जाम के हम प्रिपरेशन कर रहे हैं,
उस एग्जाम से रिलेटेड हमें प्रीवियस एग्जाम पेपर या उससे जिस रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हमें सॉल्व करने हैं। तो सब उसके बाद हमें क्या करना है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जितने भी हमारे पास मॉड्यूल्स है, क्लास के नोट्स हैं, उन सब में से हमें क्वेश्चन बनाने हैं, या फिर अगर हमें हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है किसी बुक से में से, हम किसी बुक के क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कभी भी कोई एग्जाम क्लियर नहीं होता, जब तक कि आप उस थ्योरी की आप प्रैक्टिस नहीं करोगे एज ए क्वेश्चन करके, तब तक आपका एग्जाम जो है वो क्लियर नहीं होगा। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है, सबसे पहले आपने अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग किया, थ्योरी स्ट्रॉन्ग करने के बाद आपको क्या करना है, उस थ्योरी से रिलेटेड आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। क्योंकि क्वेश्चन जब आप देखोगे तो क्वेश्चन से ये समझ में आएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और इस टाइप के आंसर जो है वो आपके, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें थ्योरी तो पूरी याद होती है, लेकिन जैसे उस थ्योरी में से क्वेश्चन घुमा के पूछ लेते हैं तो हमें ये समझ नहीं आता कि इसका आंसर क्या होगा। हालांकि हमें आंसर भी पता होता है, लेकिन क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन कैसे पुट किया है वो हमें समझ नहीं आता। तो इसके लिए जरूरत होती है प्रैक्टिस की, जो कि हम आपको डेली लाइव क्लासेस के अंदर प्रैक्टिस करवा रहे हैं क्वेश्चन की। और हम ये भी बताते हैं कि जैसे जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं उसका हमें आंसर कैसे ढूंढना है, प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है हम डेली लाइव क्लासेस में जो है डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपने सोल्व भी कर लिया सारे क्वेश्चन जो है, मॉड्यूल्स हैं, क्लास के नोट्स वगैरह हैं, सारे के सारे जो हैं वो देख लिया। अब क्या करना है, आस्क डाउट। तो सबसे पहले अगर आपसे खुद से सोल्व हो रहा है वो क्वेश्चन तो आप खुद भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है, या फिर आपके जो डाउट्स है क्लियर कर सकते हो खुद से भी, नोट्स देख के, वीडियोस देख के। लेकिन वीडियोस और नोट्स देखने के बाद भी अगर आपकी डाउट जो है वो रह जाता है तो आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट टीचर से है जो कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो इसी सब चीज़ों के लिए कि स्टडी कैसे करनी है, एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, इसी के लिए हम डेली लाइव क्लासेस लगा रहे हैं। और आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन को जो है क्वेश्चन जो है हम डेली लाइव क्लासेस के अंदर करवा रहे हैं। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के बाद जो है डेली लाइव क्लासेस जो है हमारी वो अटेंड करो। वो पक्का यानी कि डेफिनेटली आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी वो क्लासेस। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।